सत्य के, हाँ वो ठीक है, सत्य के प्रयोग, हाँ। और मेरा जिक्र किया था, नेगेटिव बोला, वो खतरनाक आदमी है। क्या बोला? हाँ, उदाहरण के लिए आदित्य शर्मा। ठीक है, लिखो सर इसी बात पे, मतलब उसमें भी नेगेटिव ही था वो। ओलिकर डायनेस्टी है, लिख लीजिएगा, ओलिकर वंश। है ना, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो जो भी आपको लिखना लिख लेना। ओलिकार डायनेस्टी, ये हमको आज पढ़ना है, दिखेगा। ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले तो अगर हम ओलिकार डायनेस्टी की बात करेंगे तो इसका एरिया, इसका क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखना, अगर हम इस वंश की बात करेंगे तो ये इसका जो क्षेत्र, जो इसका एरिया है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश है। क्या है? पश्चिमी मध्य प्रदेश, लिखो वेस्टर्न मध्य प्रदेश। और जब भी मैं ऐसे बोलता हूं ना पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसका मतलब क्या होगा सर? ये वाला जो एरिया है, देखिएगा एक बार, ये जो एरिया है ना मंदसौर रतलाम वाला, ये जो क्षेत्र है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, है ना। तो ओलिकार डायनेस्टी कहां पे रूल कर रही है? इस क्षेत्र में रूल कर रही है। मैंने आपको बताया भी है, यहां पे कौन है? ओलिकार है। इसी टाइम पे मैंने इस पूरे एरिया में कौन बताए थे? परिव्राजक। बुंदेलखंड में कौन थे? परिव्राजक। इस पूरे एरिया में कौन है? उच्च कल्प मैंने आपको बताए। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से मिल रहे हैं, हमको याद रखना है ना। और मैंने आपको बोला था कि ये तीनों ही किनके कंटेम्प्रेरी हैं? गुप्ता के। और किनकी फिडेटरी रहे हैं? गुप्त राजाओं के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो याद रखना ये इस तरीके से। तो ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इस पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन सा वंश मिलेगा? ओलिकार मिलेगा, याद रखना। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। इसके अलावा अगर हम इस डायनेस्टी की कैपिटल, राजधानी की अगर हम बात करें कि ये लोग, इनका केंद्र क्या था, इसकी कैपिटल क्या थी ओलिकर डायनेस्टी की, तो याद रखना इसे बोलते हैं हम दशपुर। क्या बोलते हैं? दशपुर बोलते हैं, याद रखो। क्लियर है कि नहीं? और ये जगह कहां पड़ती है? मंदसौर में, याद रखना। तो मंदसौर में एक जगह पड़ेगी, क्या नाम है? दशपुर। दशपुर से जो है ये लोग क्या करते थे? रूल करते थे। दशपुर इनका क्या था? कैपिटल। गर्दभिल कहां से रूल कर रहे थे? उज्जैनी। उनकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। नाग डायनेस्टी की कैपिटल विदिशा, पद्मावती, क्रांतिपुरी। परिव्राजक डायनेस्टी का कैपिटल या तो पन्ना या नागौर। उच्चकल्प की डायनेस्टी, उसकी कैपिटल उच्चहरा। ऐसे ही याद रखना कि जो ओलिकर डायनेस्टी, उसकी कैपिटल क्या है? मंदसौर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, बघेलों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गहोरा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो राजवंश से, डायनेस्टी से, कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बहुत बल देता हूं राजधानियों पे। अगर कोई बदल रही है तो कहां कहां बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही जो ओलिकार थे वो कहां से रूल कर रहे हैं, बताओ जरा मुझे? मंदसौर के दसपुर। एक्चुअल में इसका नाम दासपुरा हुआ करता था, दासपुरा से फिर क्या हो गया? दशपुर। क्लियर? कोई है मंदसौर से हमारी क्लास में? रहने दो आप लोग। क्लियर है कि नहीं? बघेलखंड के कितने हैं? ये देखो। बुंदेलखंड के ये, चंबल, एमपीपीएससी की तैयारी लगभग यही लोग कर रहे हैं और बाकी कोई नहीं कर रहा है। कल्चरली अगर तुम लोग बुंदेलखंड में आ जाते हो, बाकी तो नर्मदा घाटी वाले हो, तो जबलपुर वाले कितने हाथ खड़े करो? बस यही क्षेत्र है, बस पड़ा, क्योंकि यही इन्हीं क्षेत्रों में समस्या है। क्या? अच्छा भाई, बोला एडवर्टाइजमेंट भी वहीं पे इन्हीं क्षेत्रों में है मैग्नेस का। हाँ, ये भी एक कारण है। ठीक है कि आधा ऑफर। तो ये इनकी कैपिटल याद रखना। इसके अलावा अगर हम ओलिकार डायनेस्टी की टाइमलाइन की बात करें कि कब से कब तक इनका शासन रहा है, तो अगर इनका मोटा मोटा आप देखोगे तो 400 सीई यानी कि ईसवी से
600 CE यानी कि 6वीं ईस्वी, 600 ईस्वी में याद रख। मतलब ईसा मसीह के जन्म के 400 साल बाद से लेके 600 साल तक का जो टाइम है ये किनका माना जाता है बताओ? ओलिकार राजवंश का। इस बीच ये सामंत राजाओं की तरह भी रहेंगे और स्वतंत्र राजाओं की तरह भी रहेंगे। जो भी कुछ इनकी हिस्ट्री मिलेगी इसी टाइम पीरियड में मिलेगी। कब से कब बताओ जरा मुझे? 400 CE से लेके 600। मतलब ये जो टाइम अगर आप ध्यान से देखोगे ये गुप्ता पीरियड है। कौन सा है? गुप्ता पीरियड है, गुप्त काल है, याद रखना। अगला क्वेश्चन ये भी बनता है कि ओलिकार अगर किन्हीं लोगों के सामंत थे तो किनके सामंत थे? फिडेटरी किनके हैं? सबऑर्डिनेट किनके हैं? मैं बार बार बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर राजवंश किनके अधीन थे? गुप्ता रूलर्स के, याद रखना। तो गुप्त शासकों की ये कौन है? सामंत हैं, ये भी याद रखना। ऐसा ही मैंने परिव्राजकों में बताया, ऐसा ही उच्च कल्प में, और ऐसा ही ओलिकार। गर्दभिल्ल किसी के भी अधीनस्थ नहीं था। हाँ, शकों ने उसे क्या किया? समाप्त किया। अगर हम बात करेंगे किसकी? नाग डायनेस्टी की, तो पहले वो गणराज्य की तरह थे, लेकिन फिर कुषाणों ने उन्हें अपने अधीन कर लिया। बाद में कुषाणों का अंत करके खुद को स्वतंत्र कर दिया, लेकिन फिर गुप्तों के क्या हो गए? शिकार हो गए। गुप्तों के द्वारा उन्हें खत्म कर। तो ये जो चीजें हैं इन्हें थोड़ा सा दिमाग में रखना, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इनके सामंत कौन? ओलिकर किनके सामंत हैं? गुप्त राजाओं के सामंत हैं, ये भी दिमाग में याद रखना। और मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि इस बात के प्रमाण है, क्योंकि एक ओलिकर रूलर मिलेगा बंधु वर्मा। उस बंधु वर्मा का एक अभिलेख बड़ा फेमस है, मंदसौर अभिलेख। और मंदसौर अभिलेख में वो खुद को गुप्त राजा कुमार गुप्त का क्या बोलते हैं उसको? अरे भोक्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोप्ता। हाँ, कंटेम्पररी नहीं लेकिन फिर भी धन्यवाद, है ना? तो बंधु वर्मा अपने आप को कुमार गुप्त का गोप्ता बोलता है। क्या बोलता है खुद को? कुमार गुप्त का गोप्ता। गोप्ता का मतलब ही होता है फीडटरी सामंत, याद रख। तो हमें आइडिया लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये किनके सामंत हैं? गुप्त राजाओं के सामंत, याद रखना। पढ़ाऊंगा अभी। इतनी चीजें पहले समझ लो ओलिकार में कि टाइमलाइन क्या है। 400 CE से लेके 600 CE का टाइम है। क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी मध्य प्रदेश है। कैपिटल क्या है? तो मंदसौर का दशपुर या दासपुरा, इसी को बोलते हैं, याद रखना। सामंत किनके हैं? तो गुप्त राजाओं के सामंत। बनेगी बात सर। इसके अलावा जो चीज हमें देखना है वो ये देखना है कि भाई हम ओलिकर डायनेस्टी को पढ़ने वाले तो हैं सर, लेकिन आखिर में ओलिकर डायनेस्टी का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? अच्छा, मैं यहां पे जगह बच रही है तो एक बार इनके राजा बता देता हूं, कौन कौन से राजा पढ़ेंगे तो आप थोड़े फेमिलियर हो जाओगे उनसे, है ना। इनके कुछ प्रसिद्ध राजा हुए हैं जिनमें एक जय वर्मा फेमस है। जय वर्मा के अलावा सिंह वर्मा, लिख लेना। सिंह वर्मा एक प्रसिद्ध राजा हुआ इस डायनेस्टी में। जय वर्मा, सिंह वर्मा के अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसी डायनेस्टी में अगर हम देखेंगे तो नर वर्मा एक राजा हुआ है। इसके अलावा विश्व वर्मा एक राजा मैं आपको पढ़ाऊंगा, विश्व वर्मा। विश्व वर्मा के अलावा बंधु वर्मा एक राजा पढ़ाऊंगा मैं आपको, बंधु वर्मा। बंधु वर्मा के अलावा प्रकाश धर्मा, ये एक राजा पढ़ाऊंगा, प्रकाश धर्मा। और प्रकाश धर्मा के अलावा अगर हम बात करेंगे तो यशोधर्मन एक राजा और पढ़ाऊंगा, यशोधर्मन। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे राजा हैं, कुमार वर्मा वगैरह, लास्ट किंग है जो वो पढ़ा। मेन ये राजा हमें डिस्कस करना है, जय वर्मा, सिंह वर्मा, नर वर्मा, विश्व वर्मा, बंधु वर्मा, प्रकाश धर्मा, यशोधर्मा। इन शासकों के बारे में बात करेंगे। अभी चाहो तो सिर्फ एक लिख लो इनको, इन्हें डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? ओलिकर डायनेस्टी को मैं आगे पढ़ाऊं उससे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि इस डायनेस्टी का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो याद रखना, ओलिकर डायनेस्टी का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा देख लो। तो हाँ,
महाराज आएगा, कुछ राजा इनके महाराजाधिराज का टाइटल होल्ड करेंगे, इसलिए मैं नाम नहीं लिखा रहा हूं। जैसे विश्ववर्मा खुद को महाराजाधिराज बोल रहे हैं, लेकिन बाकी के राजा खुद को महाराज बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक टाइटल नहीं लिखा है, क्योंकि ये राजा सिर्फ सामंत नहीं रहे हमेशा, इन्होंने अपने आप को क्या किया है, स्वतंत्र भी किया, तो कोई एक टाइटल नहीं है, इसलिए मैंने उसको टाइटल नहीं लिखा। क्लियर है कि नहीं? तो अगर हम इस डायनेस्टी के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, जानकारी के स्रोत की बात करेंगे, तो साहित्यिक जानकारी के स्रोत तो हमें ना के बराबर मिलता है, कोई बुक नहीं मिलती जिनके बारे में औलिकरों की जानकारी मिले। लेकिन इस वंश के जो राजा हुए हैं, उन राजाओं ने अपने पीछे बड़े सारे अभिलेख छोड़े हैं। तो वास्तव में इस डायनेस्टी का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो इस डायनेस्टी के राजाओं के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो अभिलेख हैं, वही इस वंश के क्या हैं, जानकारी के स्रोत। उसका कारण क्या है वो थोड़ा समझो कि अभिलेखों के अलावा और कहीं स्थान क्यों नहीं मिला। लंबे समय तक सामंती राजा रहे थे, फ्यूडेटरी थे, इसलिए भी इन्हें साहित्य में स्थान नहीं मिला। कुछ राजा स्वतंत्र हुए भी तो बहुत कम समय के लिए हुए, और फिर तुरंत ही इस क्षेत्र पर दूसरे लोगों का अधिकार हो गया। इस वजह से हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इनको जगह नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी जो इनके राजा हैं, वो जितने समय तक रूल किए, उन्होंने अपने खुद के अभिलेख छोड़े। और वैसे भी गुप्त काल अभिलेखों के लिए ही जाना जाता है। गुप्त राजाओं ने भारत में एक ट्रेडिशन बड़े जोर शोर पे फिर से ला दिया था, क्या, अभिलेखों वाला। तो जब गुप्त राजा अभिलेख छोड़ते थे, तो उनके जो सामंत थे वो भी क्या करते थे, अभिलेख छोड़ रहे थे। इसलिए आपने देखा था कि उच्चकल्प हैं, परिव्राजक हैं, कितने छोटे छोटे राजा हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके अभिलेख बड़े सारे मिल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? ऐसी औलिकर राजाओं के जो अभिलेख मिलते हैं, वही इस वंश के क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कौन कौन से अभिलेख हैं उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो हमें इस डायनेस्टी की जानकारी दे रहा है। देखो, एक अभिलेख मिलता है हमें बिहार कोटरा। क्या नाम है अभिलेख का? बिहार कोटरा इंस्क्रिप्शन। लिख लो, बिहार कोटरा अभिलेख। ये इंपॉर्टेंट अभिलेख है सर, लिखना बिहार कोटरा अभिलेख। और ये जो बिहार कोटरा अभिलेख है, ये नरवर्मा का है। किसका है बताओ जरा मुझे? औलिकर शासक है जिसका नाम क्या है, नरवर्मा। उस नरवर्मा का एक अभिलेख मिलता है, बिहार कोटरा अभिलेख, और ये हमको मंदसौर से मिला है। कहां से मिला है? मंदसौर से मिला। बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती इस अभिलेख में, लेकिन नरवर्मा अपने बिहार कोटरा अभिलेख में कह रहा है कि उसके पिताजी जो हैं, उनका नाम सिंह वर्मा है, और उनके दादाजी का नाम जो है जय वर्मा है। तो कहीं ना कहीं उससे पहले कितने राजा हुए हैं, उनकी जानकारी जरूर हमें कौन दे देता है? नरवर्मा का बिहार कोटरा अभिलेख। साथ ही में ये नरवर्मा अपने अभिलेख बिहार कोटरा में अपने पिताजी सिंह वर्मा को छित्तिसा बोलेगा, अभी मैं बताऊंगा। छित्तिसा का मतलब होता है राजा, शासक, याद रखना। तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन औलिकर डायनेस्टी के बारे में नरवर्मा का बिहार कोटरा अभिलेख कुछ ना कुछ जानकारी दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसी डायनेस्टी में एक राजा हुआ है विश्ववर्मा। क्या नाम है राजा का? विश्ववर्मा। तो ये जो विश्ववर्मा है, इसका भी एक अभिलेख मिलता है हमें, और इस अभिलेख को बोलते हैं गंगाधर अभिलेख। क्या बोलते हैं इसको बताओ जरा मुझे? गंगाधर अभिलेख। लिख लेना, गंगाधर अभिलेख। और ये जो गंगाधर अभिलेख है, ये हमको झालावाड़ वाला एरिया ना, राजस्थान में झालावाड़, तो राजस्थान से मिलता है। कहां से मिलता है बताओ जरा मुझे? राजस्थान के जो झालावाड़ वाला क्षेत्र है, वहां से मिलता है, याद रखें। तो विश्ववर्मा अपने गंगाधर अभिलेख, राजस्थान से जो हमें ये अभिलेख मिल रहा है, इस अभिलेख में एक तो ये अपने आप को महाराजाधिराज बोल रहा है, मतलब खुद को स्वतंत्र राजा बोल रहा है, और साथ ही में ये बताता है कि इसका एक मंत्री है मयूरक्षक, और मयूरक्षक ने जो है गंगाधार, जो झालावाड़ में जगह पड़ती है, गंगाधार नामक जगह पे सप्त मातृका विष्णु टेम्पल, विष्णु मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। ये लिखना नहीं, क्योंकि आगे चल के हम ये सब लिखेंगे, बस मैं बता रहा हूं कि कौन से अभिलेख से इस डायनेस्टी की क्या जानकारी मिल रही है। तो विश्ववर्मा का जो गंगाधार अभिलेख है, वो हमें क्या बता रहा है कि एक तो विश्ववर्मा क्या रहा है? स्वतंत्र राजा है, क्योंकि इस अभिलेख में ये स्वयं को क्या बोल रहा है? महाराजाधिराज। क्या बोल रहा है? महाराजाधिराज। और साथ ही में ये बताता है कि उसके मंत्री मयूरक्षक ने गंगाधार में, यानी कि राजस्थान के झालावाड़ में, सप्त मातृका विष्णु मंदिर का क्या करवाया? निर्माण कर।
इन दो अभिलेख के अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसी डायनेस्टी में आपको एक और राजा मिलेगा, कौन? बंधु वर्मा। क्या नाम है बताओ जरा मुझे? बंधु वर्मा। और इस बंधु वर्मा का एक बड़ा प्रसिद्ध अभिलेख हुआ है सर, जिसे मंदसौर अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बताओ जरा मुझे? मंदसौर अभिलेख बोलते हैं, लिख लेना। या इसी मंदसौर अभिलेख का एक और नाम क्या है? दसपुर अभिलेख। इसी को क्या बोलते हैं? दसपुर अभिलेख भी बोलते हैं, क्योंकि ये दसपुर जगह भी कहां पड़ती है? मंदसौर में। तो मंदसौर के दसपुर से ये अभिलेख मिलता है, इसलिए इसको दसपुर अभिलेख या फिर मंदसौर अभिलेख कहा जाता है। और बड़ा फेमस अभिलेख है, आपने पढ़ा होगा। एमपीपीएससी ने कईयों बार इस अभिलेख से क्वेश्चन पूछ लिया। मैं इसी अभिलेख से बताता हूं 3 क्वेश्चन जो एमपीपीएससी पूछ चुकी है। एक तो इसका राइटर वत्स भट्टी पूछा गया, दूसरा इसमें किस रेशम बुनकर श्रेणी की किस श्रेणी की जानकारी है ये पूछा गया, तीसरा अगर हम बात करेंगे इसे पहला जो है क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कि क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट को? विज्ञापन। किस अभिलेख से हमें विज्ञापन की जानकारी मिलती है? तो वो भी कौन सा है? मंदसौर। तो ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, याद रखना है इस चीज को। तो मंदसौर अभिलेख में भी ठीक ठाक जानकारी मिलती है औलिकार डायनेस्टी की। मंदसौर अभिलेख में बंधु वर्मा कहता है कि मैं जो हूं वो गुप्त सम्राट कुमार गुप्त का गोप्ता हूं। गोप्ता समझते हो? फीडटरी, सामंत। क्लियर है कि नहीं? और साथ में ये भी बताता है कि विश्ववर्मा भी किसका? कुमार गुप्त का क्या है? गोप्ता है। सर अभी तो आपने बोला था कि विश्ववर्मा स्वतंत्र राजा था। बिल्कुल, विश्ववर्मा प्रारंभ में स्वतंत्र राजा था, लेकिन किसके हत्थे चढ़ गया? कुमार गुप्त की, और तुरंत क्या हो गया? सामंत राजा। उसकी स्वतंत्रता बहुत लंबे समय तक नहीं रही थी। साथ ही में यह अभिलेख हमें और भी बड़ी सारी जानकारी दे रहा है कि बंधु वर्मा ने गुजरात के लाट से एक सिल्क बीवर का गिल्ड, रेशम बुनकरों की श्रेणी कहां बुलाई थी? दशपुर में बुलाई थी। और इस गिल्ड ने, इस श्रेणी ने जो है दशपुर में सूर्य मंदिर, सन टेम्पल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। तो ऐसी बड़ी सारी जानकारी हमें मिलती, याद रखना। तो ये बंधु वर्मा का जो मंदसौर या दसपुर इंस्क्रिप्शन है, ये भी एक मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है औलिकार डायनेस्टी का, याद रखना। इन सबके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इस डायनेस्टी की जानकारी हमको जो है प्रकाश धर्मा का एक अभिलेख याद रखना, और इस अभिलेख को बोलते हैं रिस्टल इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं बताओ जरा मुझे? रिस्टल इंस्क्रिप्शन, लिख लेना। रिस्टल अभिलेख ये भी मंदसौर से मिलता है। कहां से मिलता है? मंदसौर, लिख लेना। मंदसौर में एक जगह पड़ती है रिस्टल, रिस्टल से अभिलेख मिलता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रिस्टल। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अभिलेख है सर, क्योंकि रिस्टल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि हूण शासक तोरमाड़ को किसने हराया है? प्रकाश धर्मा ने हराया, औलिकरों ने हराया है। साथ ही इसी अभिलेख में हमें बताया जा रहा है कि प्रकाश धर्मा ने रिफ्तल में जो है एक प्रकाशेश्वर शिव मंदिर बनवाया था, विभीषण तड़ाक करके एक तालाब बनवाया था सर। इसने जो है परम भागवत की क्या ली थी? उपाधि ली थी। तो ऐसी में बड़ी सारी जानकारी मिलती रिफ्तल अभिलेख से। क्लियर है कि नहीं? तो रिफ्तल अभिलेख भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है औलिकार डायनेस्टी का, याद रखना। इन सब के अलावा एक लास्ट अभिलेख और दिमाग में याद रखना, यशोधर्मा का। किसका बताओ जरा मुझे? यशोधर्मा का। यशोधर्मा का एक अभिलेख मिलता है सोंधनी। क्या नाम है अभिलेख का? सोंधनी इंस्क्रिप्शन। मंदसौर में ही एक और जगह मिलती है, कौन सी? सोंधनी। ये भी कहां से मिलेगा बताओ? मंदसौर से मिलेगा। और मंदसौर के सोंधनी से ये जो अभिलेख मिला है, जिसे हम सोंधनी अभिलेख बोल रहे हैं, या इसी को विक्ट्री पिलर इंस्क्रिप्शन, विजय स्तंभ अभिलेख भी बोलते हैं, याद रखना। इस अभिलेख से भी हमें जानकारी मिलती है कि औलिकर राजा यशोधर्मन ने हूण शासक मिहिर कुल हूण को क्या किया था? पराजित किया। और यही नहीं, सोंधनी अभिलेख से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि औलिकर जो थे उनका साम्राज्य यशोधर्मा के टाइम पर एकदम पीक पर पहुंच गया था। और औलिकर जो बाउंड्री है वो उत्तर में हिमालय से टकराने लगी थी, दक्षिण में महेंद्रगिरी पर्वत, पश्चिम में पश्चिमी समुद्र से लेकर पूर्व में लोहित नदी, जिसे लोहित मतलब यहां पे ब्रह्मपुत्रा को बोल रहे हैं, याद रखना। आज जो लोहित है उसको नहीं, ब्रह्मपुत्र को लोहित नदी बोल रहे हैं, याद रखना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से हमें ठीक ठाक जानकारी मिल रही है सोंधनी अभिलेख की। एमपीपीएससी इस अभिलेख से भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि सोंधनी अभिलेख का राइटर बाफुल। क्वेश्चन पूछा गया कि सोंधनी अभिलेख का लेखक कौन है? तो बाफुल है, याद रखना। ये एमपीपीएससी ने पूछा। तो देखो आप ध्यान से, सोंधनी अभिलेख से एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। मंदसौर अभिलेख से 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है।
अभी हाल फिलहाल में बड़ा इंपॉर्टेंट अभिलेख बनेगा रिस्टल अभिलेख। जानते हो क्यों? मैं चाहता तो इन दोनों अभिलेखों का भी नाम ले लेता। मैंने किसका नाम लिया? रिस्टल का, क्योंकि रिस्टल अभिलेख से जानकारी मिलती है कि एक, भले ही प्रकाश धर्मा इतना विख्यात नहीं है, फेमस नहीं है, आप लोगों ने नाम नहीं सुना है, लेकिन सबने एक हूण राजा तोरमाण का नाम सबने सुना होगा। और उस तोरमाण हूण को किसने हराया था? प्रकाश धर्मा ने हराया था। और ऐसी जानकारी किस अभिलेख से मिल रही है? रिस्टल। तो हूणों का बड़ा शक्तिशाली राजा है तोरमाण, ये विदेशी राजा है भैया, और इसने, ये पहला हूण शासक है जिसने सफलतापूर्वक भारत को जीता था। और उस तोरमाण को कौन हरा रहा है? प्रकाश धर्मा। और उसकी जानकारी कहां से मिल रही है? रिस्टल अभिलेख से। तो आगामी समय में जो है आप देखोगे रिस्टल अभिलेख से 101% क्वेश्चन बने, और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि फोंदनी अभिलेख भी क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि उसमें मिहिर कुल को हराने की जानकारी मिल रही। मिहिर कुल हिंदुस्तान में हूणों का सबसे शक्तिशाली राजा, वो मिहिर कुल जिसने गुप्त राजवंश को समाप्त कर दिया था, पूर्वी मालवा को जीत लिया था, लेकिन जब वो पश्चिमी मालवा में आए तो औलिकर यशोधर्मन से टकराए और यहीं पर उनका क्या हो गया? सत्यानाश। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसलिए ये सारे अभिलेख बड़े इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है इस चीज को। कर पाओगे? तो मैंने औलिकर डायनेस्टी के जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताए वो क्या क्या बताए? सबसे पहले तो बिहार कोटरा अभिलेख है किसका? नरवर्मा, पढ़ाऊंगा अभी मैं आगे चल के। दूसरा व्यक्ति है विश्ववर्मा, जिसका गंगाधर अभिलेख राजस्थान से मिल रहा है। बंधु वर्मा का मंदसौर अभिलेख मंदसौर मध्य प्रदेश से मिल रहा है। प्रकाश धर्मा का रिस्टल अभिलेख मंदसौर से मिल रहा है। और यशोधर्मा का फोंदनी अभिलेख ये भी कहां से मिल रहा है? मंदसौर। तो ये जो अभिलेख हैं यही क्या हैं बताओ जरा मुझे? औलिकार वंश के जानकारी के स्रोत हैं। यहां तक बताओ, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो? कर पाओगे? अच्छी बात है। देखो मैं आपको जो बोल रहा हूं ना उन सबको दिमाग में याद रखना। सुशिका परदेशी फोंदनी अभिलेख पे भी हम बात करेंगे, है ना, एक बार और। अच्छी बात है। सुब्रा पांडे, क्यों एमपी हिस्ट्री के नोट्स बना रहे हो आप लोग क्लास वाले? कौन बना रहा है क्लास में? लगभग सब बना रहे हो? किसी की अच्छी हैंड राइटिंग हो मेरे को दे देना, है ना। अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीजें नोट्स में नहीं है जो मैं यहाँ पे ऐड करवा रहा हूँ, तो मेरे को बाद में दे देना। मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, सीधा पढ़ के तुम्हें पढ़ा रहा हूँ आजकल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताओ जरा मुझे, हो पाएगा? तो देखो मैंने क्या क्या बता दिया। औलिकार डायनेस्टी में सबसे पहले तो टाइमलाइन बताई 400 सी से लेके 600 सी ईस्वी की बात। दूसरा क्षेत्र बताया तो वेस्टर्न मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये मिलेगा। इनका राजधानी, इनका कैपिटल क्या है? दशपुर या दासपुरा। कहां मिलेगा? मंदसौर। सामंत किनके हैं? गुप्त राजाओं के। और इस डायनेस्टी में जो प्रसिद्ध राजा पढ़ने वाले हैं हम, वो जयवर्मा, सिंह वर्मा, नरवर्मा, विश्ववर्मा, बंधु वर्मा, प्रकाश धर्मा, यशोधर्मा। इसके अलावा भी राजा हैं, कुमार वर्मा है जैसे लास्ट राजा, वो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता। विजय वर्मा एक राजा। क्लियर है कि नहीं? हाँ। इसके बाद हमने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताए तो नरवर्मा का बिहार कोटरा अभिलेख मंदसौर, गंगाधर अभिलेख किसका? विश्ववर्मा का राजस्थान से, बंधु वर्मा का मंदसौर अभिलेख मंदसौर मध्य प्रदेश से, और प्रकाश धर्मा का रिस्टल अभिलेख मंदसौर। इसके अलावा यशोधर्मा का फोंदनी अभिलेख मंदसौर से। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। आप अंदाजा लगाओ, औलिकार डायनेस्टी में पिछले 2-3 साल में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? बाफुल पूछा गया था पिछली बार। क्लियर है कि नहीं? और मैं 3 साल से कम ये क्वेश्चन करा रहा हूं बाफुल। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं क्यों फोंदनी अभिलेख का बाफुल किसी दिन पूछा जाएगा, क्योंकि उसका महत्व तब भी यह था कि उसमें मिहिर कुल को हराने की जानकारी मिल रही है। फिर मैं फिर बोल रहा हूं रिस्टल अभिलेख इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहले हूण राजा जिसने सफलतापूर्वक भारत को जीता था, उस हूण तोरमाण को हराने की जानकारी मिलती। तो हमें लगता है ना, खुद फैक्ट चीखता है कि भाई हम महत्वपूर्ण है, हमको याद कर लो। आज नहीं तो आने वाले समय में पूछा जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इनको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। चलिएगा, इस डायनेस्टी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। देखिएगा, ध्यान से सुनना। एक्चुअल में इस डायनेस्टी में एक राजा हुआ है जयवर्मा। कौन हुआ है बताओ जरा मुझे? जयवर्मा। जयवर्मा के बाद एक राजा हुआ है सिंह वर्मा। क्या नाम है बताओ जरा मुझे? सिंह वर्मा।
इन दोनों राजाओं के अपने कोई अभिलेख नहीं मिलते हैं, मैंने आपको बताया भी। लेकिन सिंह वर्मा का एक बेटा हुआ है नर वर्मा, वो अपने बिहार कोटरा अभिलेख में बताता है कि मुझसे पहले मेरे पिताजी सिंह वर्मा थे और उनसे पहले जय वर्मा। तो हमें एक आइडिया लग गया कि नर वर्मा से पहले भी दो राजा हुए हैं, जय वर्मा और कौन, सिंह वर्मा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए ये जो जय वर्मा है इसे फर्स्ट नोन रूलर ऑफ औलिकार डायनेस्टी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, बताओ जरा मुझे। औलिकार वंश का प्रथम ज्ञात शासक, यानी कि ऐसा पहला राजा जिसकी जानकारी मिल रही है औलिकार वंश का, वो कौन है, जय वर्मा। क्लियर है कि नहीं? अरे आइडिया लगा मैंने क्या बोला आपको? तो जो जय वर्मा है वो इस डायनेस्टी का क्या है, फर्स्ट नोन रूलर है, याद रखना इस चीज को। मैंने फाउंडर नहीं लिखा इसमें जय वर्मा में, क्योंकि ये वो बहुत छोटा राजा है, कहीं स्थानीय। तो औलिकार वंश के स्थापना का इसको श्रेय नहीं दे सकते। औलिकार वंश का संस्थापक वही व्यक्ति माना जाएगा जिसने इस डायनेस्टी को बहुत शक्तिशाली तरीके से क्या करा हो, स्थापित। क्योंकि संस्थापक सिर्फ उसको नहीं कहते हैं कि भाई उसने बच्चे पैदा किए हैं, संस्थापक बोलते हैं उसको जिसने अपने वंश को राजवंश, रॉयल डायनेस्टी, अपनी डायनेस्टी को रॉयल डायनेस्टी के रूप में क्या किया है, स्थापित। तो हो सकता है कि जो जय वर्मा हो और जो सिंह वर्मा हो ये स्थानीय कोई छोटे राजा रहे हो, शासक रहे हो, लेकिन ये महाराजा या स्वतंत्र राजा की स्थिति में नहीं थे, इसलिए इन्हें संस्थापक नहीं माना जाता। क्योंकि आप पढ़ते होंगे कि भैया औलिकार डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो वो नर वर्मा ही माना जाता है। और उसका कारण एक और है, याद रखना, क्योंकि सिंह वर्मा के दो बेटे हुए हैं। कितने बेटे हुए हैं सिंह वर्मा के? दो। बड़ा बेटा है चंद्र वर्मा और छोटा बेटा है सर इसका नर वर्मा। क्या नाम है बताओ जरा मुझे? चंद्र वर्मा और नर वर्मा। चंद्र वर्मा जो बड़ा बेटा है ये मारवाड़ चला गया। कहां चला गया बताओ जरा मुझे? मारवाड़। मारवाड़ समझते हो कहां पे? राजस्थान। जो जोधपुर वाला एरिया है ना उसे क्या बोलेंगे अपन? मारवाड़ बोलेंगे, राजस्थान। तो ये आदमी कहां चला गया चंद्र वर्मा? मारवाड़। और मारवाड़ में जाके अपने राजवंश की स्थापना कर ली। तो चंद्र वर्मा की हिस्ट्री फिर एमपी में तो मिलती नहीं है। एमपी में जो औलिकार डायनेस्टी को आगे बढ़ाया है, जिसने स्थापित किया, वो कौन था? नर वर्मा था। इसलिए औलिकार डायनेस्टी का मध्य प्रदेश में सबसे पहला महत्वपूर्ण राजा अगर किसी को माना जाता है तो किसको मानते हैं? नर वर्मा को मानते हैं। क्योंकि एमपी में जो औलिकार डायनेस्टी आगे बढ़ेगी उसको बढ़ाने वाला व्यक्ति कौन है? नर वर्मा है। यार नहीं समझ में आया क्या बोला हमने? क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये दोनों कहां रूल करते थे हमें नहीं पता, क्योंकि इनकी अपनी कोई जानकारी नहीं मिलती है। नर वर्मा बिहार कोटरा में ये बोल रहा है कि हमारे पिताजी कौन है? सिंह वर्मा। हमारे दादाजी कौन है? जय वर्मा। अब ये कहां के शासक हैं, क्या है, कोई जानकारी नहीं। ऊपर से नर वर्मा का जो बड़ा भाई है चंद्र वर्मा, वो भी एमपी में नहीं है, वो कहां है? राजस्थान, मारवाड़ में। तो हो सकता है कि ये लोग कहीं के राजा हो, या हो सकता है एमपी के ही राजा हो, क्षेत्रीय राजा हो, लेकिन इन्होंने कोई राजधानी बनाकर राजवंश टाइप की स्थापना करी हो, तो ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं। लेकिन नर वर्मा के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इसने दशपुर को, किसको बताओ जरा मुझे? दशपुर को केंद्र बनाते हुए औलिकार वंश की क्या की थी? स्थापना की। यानी कि फाउंडर ऑफ औलिकार डायनेस्टी इन एमपी तो कौन है बताओ जरा मुझे? नर वर्मा है। आइडिया लगा? आप मेरी बात समझ पाए मैंने क्या बोला? हमारे पिताजी मान लो कहीं के, हम लोग मान लो यूपी से हैं सर, मान लो हम राजस्थान से, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे खानदान में तो लोग होंगे। लेकिन फिर मैं पैदा हुआ, मैं मंदसौर गया, दशपुर को केंद्र बनाया और अपने राज्य की औलिकार वंश की क्या कर दी? स्थापना। और अपने अभिलेखों में बता रहा हूं कि हमारे पिताजी ये फलाना है, हमारे दादाजी है। तो मेरे से जो पहले वाले दो व्यक्ति हैं, क्या वो दशपुर के या औलिकार वंश के राजा माने जाएंगे? नहीं माने। राजा कौन माना जाएगा? मैं, क्योंकि मैंने ही अपने वंश को राजवंश के रूप में क्या किया? स्थापित किया। मैंने ही अपने राजवंश की एक राजधानी बनाई और एक राज्य की क्या करी? स्थापित। इसलिए एमपी में जो औलिकार डायनेस्टी का फाउंडर है वो किसको माना जाता है? नर वर्मा को माना जाता है। तो कोई गलत मत करना, ऐसे मत पड़ जाना कि सर जय वर्मा भी है क्या। जय वर्मा पहला कोई ज्ञात राजा है इस वंश का, लेकिन मध्य प्रदेश में औलिकार वंश का संस्थापक है ऐसी जानकारी नहीं।
तो मध्य प्रदेश में ओलिकार डायनेस्टी का फाउंडर कौन है बताओ जरा मुझे? नरवर्मा। इसने कैपिटल किसको बनाया था? दशपुर को। नरवर्मा में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, इसी ने नरवर्मा का जो है मंदसौर से, कहां से बताओ जरा मुझे? मंदसौर से इसका एक अभिलेख मिलता है जिसे क्या बोलते हैं हम? बिहार, बोलो, कोटरा अभिलेख, बिहार कोटरा इंस्क्रिप्शन। तो ये भी लिख लेना सर, तो लिख लो। तो नरवर्मा में दो चीज याद करने वाले हो सर आप, एक तो ये फाउंडर ऑफ ओलिकार डायनेस्टी इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ओलिकार वंश का संस्थापक है, और दूसरा इसका अभिलेख कौन सा मिल रहा है हमें मंदसौर से? बिहार कोटरा अभिलेख। और इसी अभिलेख में मैंने आपको बताया था किन दो राजाओं की जानकारी मिल रही थी? सिंह वर्मा और जयवर्मा। सिंह वर्मा को नरवर्मा अपने बिहार कोटरा अभिलेख में कहता है कि ये हमारे पिता हैं, और सिंह वर्मा को वो क्षितिशा बोल रहा है। क्या बोल रहा है बताओ जरा मुझे? क्षितिशा। क्षितिशा समझते हो क्या होता है? बोलो। क्षितिशा का मीनिंग होता है किंग, राजा, याद रख लेना, शासक। लिख लो। तो निम्न में से कौन सा ओलिकर राजा क्षितिशा कहलाता था? तो बताओ कौन सा है? सिंह वर्मा। और सिंह वर्मा को किस अभिलेख में क्षितिशा बोला जा रहा है? तो नरवर्मा के बिहार कोटरा अभिलेख में, जो कहां से मिलेगा? मंदसौर से मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। और मैंने आपको देखो बार बार बोला है कि फर्स्ट टू जो रूलर है ओलिकर डायनेस्टी का, उनका इंफॉर्मेशन भी कहां से मिलता है? बिहार कोटरा अभिलेख से। याद रख, बन पाएगी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पहला व्यक्ति जयवर्मा, जयवर्मा का बेटा कौन? सिंह वर्मा। सिंह वर्मा के दो बेटे चंद्रवर्मा, नरवर्मा। मध्य प्रदेश में ओलिकार को आगे कौन बढ़ाएगा? नरवर्मा। तो मध्य प्रदेश में ओलिकार वंश का फाउंडर कौन हो जाएगा? नरवर्मा। नरवर्मा का अभिलेख कौन सा है? बिहार कोटरा। बिहार कोटरा अभिलेख में अपने पिता सिंह वर्मा को क्या बोल रहा है? क्षितिशा। क्षितिशा मीनिंग किंग, शासक, राजा। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो पाएगा सर? अच्छा, आइडिया लग रहा है, रटने लिंकअप तो हो पा रहा है ना? अच्छी बात है सर। नरवर्मा के बाद अगला राजा मिलता है विश्ववर्मा। कौन मिलता है बताओ जरा मुझे? विश्ववर्मा। लिख लो। नेक्स्ट। क्या हो गया? क्या हुआ? बाहर से गया? ठीक है। लिखो विश्ववर्मा अगला राजा, लिख लो जल्दी से। ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है सर, याद रखना, विश्ववर्मा। और महत्वपूर्ण क्यों है ये थोड़ा समझिएगा। विश्ववर्मा का हमें एक अभिलेख मिला था, अभी मैंने आपको बताया था। क्या नाम था अभिलेख का? गंगाधर इंस्क्रिप्शन। लिखो। और इस गंगाधर इंस्क्रिप्शन से हमको दो जानकारी मिलती है, याद रखना, लिख लीजिएगा। एक जानकारी तो मिलती, अच्छा ये गंगाधर अभिलेख कहां से मिलेगा? राजस्थान में, झालावाड़ जगह पड़ेगी, वहां से मिलेगा। राजस्थान लिखो आप सिंपली। गंगाधर इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है कि इनका कोई एक मंत्री था जिसका नाम मयूरक्षक है। क्या नाम है बताओ जरा मुझे? मयूरक्षक। और इस मयूरक्षक ने गंगाधार में, यानी कि झालावाड़ राजस्थान में, एक मंदिर बनवाया था जिसे बोलते हैं सप्त मातृका विष्णु टेम्पल। क्या बोलते हैं इसको? सप्त मातृका विष्णु टेम्पल। इसे हिंदी में लिख लेना, सप्त मातृका विष्णु मंदिर। तो विश्ववर्मा ने क्या बनवाया बताओ जरा मुझे? विश्ववर्मा का एक मंत्री है मयूरक्षक, जिसने क्या बनवाया है? सप्त मातृका विष्णु मंदिर बनवाया है। कहां पे? गंगाधार, राजस्थान में। याद रखना है उस चीज को, पहली चीज। दूसरा, अगर हम बात करेंगे तो इसी अभिलेख से हमको जानकारी मिलती कि यह एक स्वतंत्र राजा था, एक इंडिपेंडेंट रूलर है। याद रखना, स्वतंत्र शासक। सर ये इंडिपेंडेंट रूलर है सर, आप ऐसे क्यों बोल सकते हो? क्योंकि इसमें ये खुद को क्या बोल रहा है बताओ जरा मुझे? महाराजाधिराज। इसका टाइटल क्या मिल रहा है? महाराजाधिराज।
धीराज लिख लो सर। और मैंने हमेशा बोला आपको महाराजा धीराज का मतलब क्या होता है, बोलो स्वतंत्र शासक। याद रखना, जो भी इंडिपेंडेंट रूलर्स होते थे वो महाराजा धीराज का टाइटल होल्ड करते थे, याद रखना। और जो फ्यूडेटरी सामंत होते थे, गुप्ता होते थे, मांडलिक होते थे, वो कौन सा टाइटल होल्ड करते हैं, महाराज का टाइटल होल्ड करते हैं। तो चूंकि ये खुद को क्या कह रहा है बताओ जरा मुझे, महाराजा धीराज बोल रहा है, इट मींस ये क्या है बताओ जरा मुझे, बोलो स्वतंत्र शासक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कर पाओगे? तो विश्ववर्मा में आपको एक फैक्ट याद रखना है कि इसका एक अभिलेख है, कौन सा, गंगाधर अभिलेख, जो राजस्थान से मिलता है। और इस अभिलेख से हमें एक तो जानकारी मिलती है कि इसके मंत्री मयूरक्षक ने सप्त मातृका विष्णु मंदिर बनवाया है राजस्थान में। और दूसरा, ये एक स्वतंत्र राजा था, एक इंडिपेंडेंट शासक था। क्यों? क्योंकि इसका टाइटल क्या है इस अभिलेख में, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए हैं। और महाराजा धीराज का मतलब ही होता है कि ये क्या था, स्वतंत्र राजा। इसके अलावा कोई फैक्ट याद नहीं करना। बनेगी बात सर, स्वतंत्र है सर, गुप्त है, फिर ये स्वतंत्र कैसे हैं, इस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा, उसके लिए सर आपको थोड़ा इंडियन हिस्ट्री का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस वंश का जो पहला राजा है सिंह वर्मा, इसके बारे में कहा जाता है कि ये समुद्रगुप्त के समकालीन था, समुद्रगुप्त के कंटेम्पररी है। मतलब जिस समय गुप्तों में कौन है, समुद्रगुप्त है, उस समय ओलिकर में कौन है, सिंह वर्मा, याद रख। अब स्वाभाविक सी बात है कि समुद्रगुप्त ने तो नॉर्थ इंडिया के लिए, पूरे नॉर्थ इंडिया को लगभग कॉन्कर कर लिया था उसने। तो ओलिकार भी कहीं ना कहीं गुप्तों की अधीनता स्वीकार करना क्या कर दिए होंगे, शुरू। क्योंकि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में ओलिकरों की जानकारी भी मिलती है कि ये गुप्तों के क्या हैं, सामंत। लेकिन अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो देखोगे कि समुद्रगुप्त के बाद जो राजा बना वो एक राजा आएगा रामगुप्त। कौन आएगा, राम। और रामगुप्त बड़ा ही वीक रूलर है, याद रखना, कमजोर शासक एकदम, बिल्कुल। इतना अनवर्थी है सर वो कि भाई उसके ऊपर शकों ने अटैक कर दिया और शकों ने बोला कि भाई हम तब तक तुम्हारे ऊपर आक्रमण करते रहेंगे जब तक तुम तुम्हारी पत्नी हमको नहीं दे दोगे। तो रामगुप्त ने बोला ठीक है फिर कोई बात नहीं है, आप लेके जाओ। तो रामगुप्त अपनी पत्नी, आपने नाम सुना होगा ध्रुव स्वामिनी, उसको देने के लिए तैयार हो गया था। किनको, शक राजाओं को, विदेशी राजाओं को। तो कितना ही कमजोर होगा, आप आइडिया लगा लो सर। तो जब समुद्रगुप्त की डेथ हुई होगी तो अगला राजा कौन आया हुआ, रामगुप्त। रामगुप्त एक वीक रूलर है जो अपनी पत्नी तक दूसरों को देने के लिए तैयार है। क्या ऐसे राजा की इसके सामंत लोग अधीनता स्वीकार करेंगे? नहीं। तो इस बीच हो सकता है कि ओलिकरों ने खुद को क्या किया होगा, स्वतंत्र। रामगुप्त को हटा दिया था उसके भाई चंद्रगुप्त सेकंड ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसे हम बोलते हैं, खतरनाक व्यक्ति है, पढ़ाऊंगा मैं इसको। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी अपने जीवन में शकों से युद्ध करता रहा और इसका जो पूरा फोकस था वो पूर्वी मालवा पे था, ईस्टर्न मालवा यानी कि एरण सागर वाले एरिया पे। तो चंद्रगुप्त सेकंड भी जो है पश्चिमी मालवा मंदसौर की तरफ नहीं आ पाया। और फिर जो है कौन है, कुमारगुप्त। तो एक टाइम मिल गया कहीं ना कहीं ओलिकरों को खुद को स्वतंत्र रखने के लिए। तो इसी बीच में विश्ववर्मा ने खुद को क्या कर दिया होगा, स्वतंत्र कर दिया होगा। और अपने अभिलेखों में क्या बोलना शुरू कर दिया खुद को, बताओ, महाराजा धीराज स्वतंत्र। लेकिन जैसा कि बंधु वर्मा के मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलती है कि शीघ्र ही जो है ओलिकरों की स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो गई थी और कुमारगुप्त ने इन्हें हराकर अपने क्या कर लिया था, अधीन कर लिया। तो बाद में फिर गुप्त राजा कुमारगुप्त ने हराया होगा और ओलिकरों को अपने क्या कर लिया, अंडर में। हालांकि कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आएगा, अंतिम महान राजा है गुप्तों का, और उसकी जैसी डेथ होगी तो फिर से गुप्त कमजोर हो जाएंगे, तो फिर से ओलिकर खुद को क्या कर देंगे, स्वतंत्र। तो आप ये क्रोनोलॉजी समझना कि जब जब गुप्त शक्तिशाली होंगे ये गुप्तों के सामंत होंगे, जैसे गुप्त कमजोर होंगे ये क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र। अभी वो इतना याद रखो। बाकी ये समुद्रगुप्त क्या चीज है क्या नहीं है वो हम बाद में पढ़ें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब दिमाग में याद रखना कि कहीं ना कहीं इसको मौका मिल गया होगा, किसको,
विश्ववर्मा को गुप्तों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर इसने खुद को क्या कर दिया, स्वतंत्र राजा, क्योंकि ये अपने अभिलेखों में खुद को क्या बोल रहा है, महाराजाधिराज बोल रहा है, तो मतलब स्वतंत्र तो है। लेकिन जल्दी ही गुप्त राजा कुमारगुप्त इसे पराजित कर देगा और औलिकरों पर क्या कर लेगा, अधिकार कर लेगा, क्योंकि विश्ववर्मा के बाद जो राजा आते हैं, बंधु वर्मा वगैरह, वो सब के सब गुप्तों के क्या हैं, सामंत। क्लियर है कि नहीं? खैर हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, तुम बस इतना याद कर लो कि विश्ववर्मा अपने अभिलेख में खुद को क्या बोल रहा है, स्वतंत्र बोल रहा है, महाराजाधिराज बोल रहा है, बस इतना काफी है तुम्हारे। आगे चल के विश्ववर्मा के बाद इस डायनेस्टी में अगला जो राजा आया इस डायनेस्टी में, उसका नाम क्या है भैया, तो उसका नाम है बंधु वर्मा। क्या नाम है बताओ जरा मुझे, बंधु वर्मा, लिख लो, बंधु वर्मा। अब ये बंधु वर्मा क्यों महत्वपूर्ण है, एक बार ये थोड़ा सा समझ लो। बंधु वर्मा का भी एक अभिलेख मिलता है हमें, जिसे हम क्या बोलते हैं, मंदसौर अभिलेख। क्या बोलेंगे इसको, मंदसौर, या इसी का नाम क्या है, दशपुर इंस्क्रिप्शन, दशपुर अभिलेख, याद रखो। और जो कुछ है बंधु वर्मा का, बस यही अभिलेख याद रखो, और इस अभिलेख में ठीक ठाक जानकारी मिल रही। सबसे पहले तो ये जो इंस्क्रिप्शन है, इसका जो राइटर, जो लेखक है, उसे याद करो। इसका लेखक है वत्स भट्टी। क्या नाम है बताओ जरा मुझे, वत्स भट्टी, लिखो, ऐसे लिख लेना, वत्स भट्टी। वत्स भट्टी जो है इसका राइटर है, लिख लो। अब राजा खुद तो अपने हाथ से अभिलेख लिखेगा नहीं, किसी ना किसी से लिखवाएगा, तो बंधु वर्मा ने यह अभिलेख किससे लिखवाया है, वत्स भट्टी से लिखवाया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा होता है। जैसे आपने सुना होगा समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसने लिखा है, हरिशेन ने लिखा। पुलकेशिन सेकंड का जो एहोल अभिलेख है उसे रवि कीर्ति ने लिखा है। सुनते हो, सुना होगा कि नहीं सारी चीज। ऐसे ही बंधु वर्मा का जो मंदसौर अभिलेख है उसका राइटर कौन है, वत्स भट्टी। जैसे आगे चल के यशोधर्मा का सोंदनी अभिलेख का राइटर कौन होगा, बासुल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहला चीज तो याद रखना, मंदसौर अभिलेख में किसका राइटर कौन है, वत्स भट्टी है, पहली चीज दिमाग में याद रखो। सर इस अभिलेख में बंधु वर्मा स्वयं को क्या बोल रहा है बताओ जरा मुझे, गोप्ता ऑफ कुमारगुप्त प्रथम। अपने आप को क्या बोल रहा है, बोलो, कुमारगुप्त का गोप्ता। जो कुमारगुप्त जो फर्स्ट है, कुमारगुप्त प्रथम का गोप्ता कहता है स्वयं को, याद रखना। और गोप्ता का मीनिंग होता है फ्यूडल, सामंत, याद रखो इस चीज को, ये भी दिमाग में रखना। गुप्ता का मीनिंग क्या होता है, सामंत, फ्यूडिटरी। अगर मैं बोलूं मैं तुम्हारा गुप्ता हूं, मतलब मैं तुम्हारा अधीनस्थ राजा हूं, सामंत। तो मंदसौर अभिलेख में बंधु वर्मा खुद को क्या बोल रहा है कि मैं कौन हूं बताओ जरा मुझे, मंदसौर में गुप्ता हूं, किसका, गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम का। याद। तो हमें एक और आइडिया लग गया कि जो बंधु वर्मा जो चीज है औलिकरों में, ये किनका सबऑर्डिनेट है, गुप्ता किंग कुमारगुप्त प्रथम का। नाम सुना होगा सबने, कुमारगुप्त फर्स्ट, गुप्तों का ऐसा राजा जिसने सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस जारी किए हैं, अभिलेख जारी किए, याद रखना कौन, कुमारगुप्त। और जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो ये जो अभिलेख है मंदसौर अभिलेख, ये किसका माना जाता है, कुमारगुप्त का, क्योंकि सामंतों की कोई चीज नहीं मानी जाती है। तो जब भी हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तब इस मंदसौर अभिलेख को किसका पढ़ते हैं, कुमारगुप्त। क्योंकि आपने देखा था अयोध्या का धनदेव का अयोध्या अभिलेख था, लेकिन किसका माना गया, पुष्यमित्र शुंग का। ऐसे ही ये भी तो सामंत है, बंधु वर्मा, तो इसका अभिलेख भी किसका माना जाएगा, इसके मालिक गुप्त राजा कुमारगुप्त प्रथम का। लेकिन चूंकि अभी हम रीजनल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय इतिहास पढ़ रहे हैं, तो अभी हम ये किसका मानेंगे, बंधु वर्मा। मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ूंगा। क्लियर है कि नहीं? तो दिमाग में याद रखना, एक तो इस राइटर का लेखक कौन है, वत्स भट्टी। दूसरा हमें जानकारी क्या मिल रही थी कि बंधु वर्मा जो है, बंधु वर्मा ऑफ द फिडटरी ऑफ गुप्ता रूलर कुमारगुप्त फर्स्ट। याद रख कि ये किनका सामंती शासक है बताओ जरा मुझे, कुमारगुप्त। एक हमें ये जानकारी मिल रही, याद रखना। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो इसी मंदसौर अभिलेख से हमको एक जानकारी मिलती है
कि लाट, लाट ये जगह पड़ती है गुजरात में। कहां पड़ती है? गुजरात। लाट प्रदेश से बंधु वर्मा ने एक सिल्क वीवर गिल्ड क्या बुलवाई थी? बताओ जरा मुझे। सिल्क वीवर गिल्ड, क्या बोलेंगे इसको? रेशम बुनकरों की श्रेणी। श्रेणी व्यवस्था पढ़ाई थी मैंने आपको, तब भी मैं बार बार आपको उदाहरण दे रहा था कि नहीं इसी श्रेणी का। तो श्रेणी व्यवस्था क्या होती है बताओ जरा मुझे। गिल्ड सिस्टम कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। बहुत अच्छी बात है, मतलब बाकी के ये भी नहीं बता सकते हैं। आप बताओ बिटिया, क्या है श्रेणी व्यवस्था, गिल्ड सिस्टम? बोलो। कोई बात नहीं, नरेंद्र राठौर में फिर से बता दूंगा, है ना जी। तुशिका आंसर करेगी, करो आप, ऑनलाइन करो। बताओ बिटिया। तो बहुत अच्छी बात है। आप बताओ क्या होती है श्रेणी व्यवस्था? एक साथ नहीं, एक समान, है ना। काम तो अपन भी एक साथ ही कर रहे हैं, बट वी आर नॉट सेम ब्रो। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ चलो बताओ। अब जितने भी लोग बुनकरी का काम करते होंगे उनका अपना एक क्या माना जाएगा? गिल्ड माना जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे? स्पेशली जो रेशम बुनकरी का काम करते होंगे, जो सिल्क वीवर्स होंगे, उनका अपना ग्रुप क्या माना जाएगा? सिल्क गिल्ड श्रेणी। क्या बोलेंगे इसको? रेशम श्रेणी बोलेंगे। इसके लिए एक वर्ड आया है इस अभिलेख में, तंतुवाय। क्या आया है? तंतुवाय। संस्कृत में बोलते हैं रेशम श्रेणी को तंतुवाय। अगर लिखना हो दिमाग में रखना हो, वरना इतना महत्वपूर्ण नहीं। क्या हुआ? तंतुवाय। तुम्हारे उसमें नोट्स में भी लिखा हुआ। तो तंतुवाय, तंतुवायों यानी कि रेशम बुनकरों को तंतुवाय बोलते हैं, याद रखना। तो तंतुवायों की एक श्रेणी आई थी, कहां से बताओ जरा मुझे? लाट प्रदेश से। और ये श्रेणी कहां पे आई है? क्या लगता है? दशपुर में आई होगी। दशपुर कहां पे है? मंदसौर। और यहां पे आके इस श्रेणी ने क्या बनवाया है बताओ जरा मुझे? बोलो। सन टेम्पल, सूर्य मंदिर। लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये कहां से मिलता है? मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलती है कि सिल्क वीवर्स का एक जो गिल्ड है वो लाट से कहां पे आया? दशपुर आया। और दशपुर में आके उसने जो है सन टेम्पल, सूर्य मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। श्रेणी गिल्ड, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एक समान काम करने वालों का जो ग्रुप होता है, यानी कि सेम प्रोफेशन जिन लोगों का होता है उनका ग्रुप क्या कहलाता है? श्रेणी गिल्ड कहलाता है। जैसे लोहे का काम करने वाले सारे लोहार एक सा काम कर रहे हैं तो उनका अपना श्रेणी होगा। सोने का काम करने वाले सुनार, उनका अपना श्रेणी होगा। ऐसी बुनकरी का काम, वीविंग का काम जो कर रहे हैं उनकी अपनी श्रेणी होगी। तेल का काम करने वाले तेलकार, उनकी अपनी श्रेणी होगी। कांसे का काम करने वाले कसेरे, उनकी अपनी श्रेणी होगी। तांबे का काम करने वाले तमेरे, इनकी अपनी श्रेणी होगी। तो ऐसी अपनी अपनी काम करने वालों की क्या होती थी? एक श्रेणी होती। तो ये याद रखना, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब ये लोग हैं तो एक तरीके से ये जो सिल्क वीवर्स हैं, जो रेशम बुनकर हैं, ये एक तरीके से नहीं बता रहे हैं कि भैया हमने यहाँ पे सूर्य मंदिर बनवाया, फलाना डिमका, हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसी तरीके को किस तरीके से लिया गया? एडवर्टीजमेंट की तरह लिया गया कि भैया विज्ञापन का साक्ष्य। तो यही क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा गया था कि कौन से अभिलेख से जो है एविडेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन का साक्ष्य मिलता है। देन आंसर क्या हो जाएगा बताओ जरा मुझे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लो कोई कंपनी है, कोई एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है कोई, और इंडिया में आई, और इंडिया में आके वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली है। उससे पहले आके बढ़िया उसने एक मंदिर बनवाया, और मंदिर बनवा के उसने जो है खूब चीखना चिल्लाना स्टार्ट किया, हमने ये मंदिर बनवाया और हम जो है टोमेटो सॉस बेचते हैं। तो एक तरीके से वो अपनी चीज का क्या कर रहा है? एडवर्टीजमेंट भी हो रहा है कहीं ना कहीं। तो रेशम बुनकर जो है वो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट की तरह उन्होंने इस चीज को यूज किया होगा, याद रखना। तो इसलिए कहते हैं कि विज्ञापन का साक्ष्य कहां से मिलता है? देन आंसर क्या होना चाहिए? मंदसौर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो बंधु वर्मा में मैंने क्या क्या बता दिया आपको, बताओ जरा मुझे। एक तो इसका अभिलेख क्या है? मंदसौर अभिलेख, जिसका लेखक कौन है? वत्स भट्टी। इस अभिलेख में बंधु वर्मा खुद को किसका गुप्ता बता रहा है? कुमार गुप्त प्रथम का।
दूसरा इसी अभिलेख से जानकारी मिलती है कि लाट प्रदेश गुजरात की एक सिल्क वीवर गिल्ड यानी कि रेशम बुनकरों की श्रेणी कहां आई, दसपुर आई, और यहां पे आके क्या बनवाया, सन टेम्पल सूर्य मंदिर बनवाया। याद रख, किसी को कोई दिक्कत, कईयों बार एमपीपीएससी पूछ चुका। क्लियर है कि नहीं? तो पहला राजा कौन है इस डायनेस्टी का, बताओ जरा मुझे, बोलो। जय वर्मा था। फिर कौन आया, सिंह वर्मा। सिंह वर्मा के दो बेटे, चंद्र वर्मा, नर वर्मा। चंद्र वर्मा गया भाड़ में, नहीं क्या कुछ भी बोल रहे हो, चंद्र वर्मा कहां गया, हाँ राजस्थान गया, मारवाड़, नॉट भाड़। क्लियर है कि नहीं? अच्छा मारवाड़ बोला था, मैं बोला चंद्र वर्मा गया भाड़ में, हमारे मतलब का है नहीं है, हम तो पढ़ेंगे किसको, नर वर्मा को। क्लियर है कि नहीं? तो जय वर्मा, सिंह वर्मा, नर वर्मा, और उसके बाद कौन आया, विश्व वर्मा, और विश्व वर्मा के बाद बंधु वर्मा। जय वर्मा फर्स्ट नोन रूलर ऑफ ओलिकार डायनेस्टी, ओलिकार वंश का प्रथम ज्ञात शासक। दूसरा कौन है, सिंह वर्मा। सिंह वर्मा में 2 पॉइंट, एक तो समुद्रगुप्त के समकालीन है, और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो इसे क्या कह रहे हैं, क्षितिशा। क्षितिशा का मतलब क्या है, राजा, किंग। क्लियर है कि नहीं? फिर कौन आया, नर वर्मा। नर वर्मा का एक अभिलेख है बिहार कोटरा अभिलेख, एक तो ये पॉइंट, दूसरा नर वर्मा को ही फाउंडर ऑफ ओलिकार डायनेस्टी इन मंदसौर। मंदसौर में ओलिकार वंश का संस्थापक कौन माना जाता है, नर वर्मा। नर वर्मा के बाद कौन आया, विश्व वर्मा। विश्व वर्मा का भी एक अभिलेख है गंगाधर अभिलेख। गंगाधर अभिलेख राजस्थान से मिलेगा, और इससे 2 जानकारी मिलेगी। एक तो गंगाधर अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि विश्व वर्मा का मंत्री है मयूरक्षक। मयूरक्षक ने गंगाधर झालावाड़ राजस्थान में सप्त मातृका विष्णु टेम्पल बनवाया। और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो इसी अभिलेख से जानकारी मिलती है कि ये क्या था, एक इंडिपेंडेंट रूलर था, स्वतंत्र शासक था, बिकॉज इसने इस अभिलेख में महाराजाधिराज की टाइटल होल्ड कर रखी है भाई। क्लियर है कि नहीं? विश्व वर्मा के बाद अगला राजा कौन आया, बंधु वर्मा। बंधु वर्मा का इंपोर्टेंट इंस्क्रिप्शन कौन सा है, मंदसौर, या इसी को बोलते हैं दसपुर। इस अभिलेख का राइटर है वत्स भट्टी। इससे जानकारी मिलती है कि ओलिकार रूलर बंधु वर्मा वॉज द फेडेटरी ऑफ कुमारगुप्त। ये किसका सामंत था, बताओ जरा मुझे, कुमारगुप्त का गोप्ता था, सामंत। क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसी अभिलेख से हमें जानकारी मिल रही थी कि बंधु वर्मा ने लाट प्रदेश की रेशम बुनकरों की एक श्रेणी दसपुर में बुलवाई थी, और इस श्रेणी ने दसपुर में सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर का क्या करवाया, निर्माण। इसी अभिलेख के बारे में कहा जाता है कि जिससे हमको विज्ञापन का, एडवर्टीजमेंट का क्या मिलता है, साक्ष्य। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगली हेडिंग बनाओ, प्रकाश धर्मा लिखो। 2 राजा रह गए, खत्म करते हैं। लिख लो, अगला राजा कौन है बताओ जरा मुझे, प्रकाश धर्मा। प्रकाश धर्मा, देखो अब वर्मा नहीं है, अब इस बार कौन है, हाँ भाई कुछ नया करते हैं अब, है ना। तो जो प्रकाश धर्मा है इसको थोड़ा समझिएगा सर, देखिएगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति है प्रकाश धर्मा। इसका एक अभिलेख मिलता है हमें, अभिलेख का नाम है रिस्थल अभिलेख। क्या बोलते हैं इसको, रिस्थल इंस्क्रिप्शन, रिस्थल अभिलेख। ये रिस्थल इंस्क्रिप्शन कहां से मिलेगा, मंदसौर। जो कुछ मिल रहा है मंदसौर से मिल रहा है। सिर्फ एक अभिलेख था गंगाधार जो राजस्थान झालावाड़ से मिला। बाकी याद करने का ये भी तरीका आसान है कि भाई ओलिकार के जितने भी अभिलेख मिले सब कहां से हैं, मंदसौर से, चाहे वो बिहार कोटरा हो, याद रखना। रिस्थल अभिलेख मिलता है प्रकाश धर्मा का। और जानते हो क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर ये रिस्थल अभिलेख, क्योंकि इससे हमें जानकारी मिलती है कि एक हूण रूलर है, एक हूण शासक है जिसका नाम क्या है बताओ जरा मुझे, तोरमान। तोरमान वर्सेस प्रकाश धर्मा, लिख लेना। हर बार बैट्स नहीं होगा, है ना, इस बार क्या है वर्सेस, याद रखना। तो तोरमान का किसके साथ युद्ध हुआ था बताओ जरा मुझे, प्रकाश धर्मा के साथ युद्ध हुआ था। और इस प्रकाश धर्मा ने किसको हरा दिया था बताओ जरा मुझे,
तोरमान को। तोरमान इस युद्ध में जो है हार गया था, याद रखना। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, एक बार आइडिया ले लो। हालांकि इंडियन हिस्ट्री में हम हूण पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप समझ लो कि हूण है कौन। वर्ल्ड का मैप है इसमें, वर्ल्ड मैप नहीं है फैजान। हाँ, लगा है क्या? कहाँ है? नहीं लगाया है ना? लगा तो जल्दी से डाउनलोडेड होगा वो तो। सेंट्रल एशिया, यहां पे मैप भी नहीं है। सेंट्रल एशिया समझते हो? बोलूं? अच्छा, आ भी गया। चलो बस अब रुक जाओ, 1 मिनट हो गया। दिख तो रहा होगा ना, वरना एक आइडिया तो लग ही जाएगा। आप देखो एक बार, और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बस हो इसमें बता दूंगा। दिख रहा है ना सबको? ले भाई, अब और बड़ा नहीं करना है ना, बस देखो ये दिख रहा है, पाकिस्तान है ये। कैसा लग रहा है? हाँ, कुत्ते की तरह क्या? हाँ, ऐसा ही लग रहा है। तुम देखो, ऐसा नहीं लगता ऐसे बैठा हो ऐसे करके, कश्मीर की तरफ मुंह करके, ये पीछे पूंछ है। ठीक है, बोला मेरे को कश्मीर चाहिए सर, इस टाइप। तो ये पाकिस्तान है और ये क्या है? अफगानिस्तान। क्लियर है कि नहीं? ये अफगानिस्तान से ये वाला जो एरिया है ना पूरा, ये इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेंट्रल एशिया। अगर आप चाहो मध्य एशिया इससे बोलते हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता सकता हूं कि अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, मंगोलिया है, वेस्टर्न चाइना है, तुर्कमेनिस्तान है। तो ये जो सारे देश हैं ये कौन से हैं? सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, यानी कि मध्य एशियाई देश हैं। याद रखना है इस चीज को। और इस पूरे एरिया में अगर हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना, इस पूरी एरिया में क्या पता है ना, बर्फबारी बहुत होती है इस क्षेत्र में। और जहां बर्फ ज्यादा होती है वहां जंगल होगा क्या? क्या होगा? घास होगी, सीधी सी बात है। क्योंकि जंगल वहीं हो सकते हैं यहाँ पे पानी ज्यादा बरसता। बर्फ वाले एरिया में पानी ज्यादा नहीं बरसता। उसका कारण है बाष्पीकरण, वेपराइजेशन ज्यादा नहीं हो पाता है। क्योंकि ज्यादातर पानी बर्फ के फॉर्म में जमा हुआ है, तो बाष्पीकरण हो नहीं रहा है, तो वर्षा नहीं होगी। याद रखना, क्योंकि तापमान ही कम होता है। तो ऐसी जगह पे पेड़ वगैरह जंगल नहीं आते, क्योंकि पेड़ों को लगता है ज्यादा पानी बरसात का, तो घास निकल के आ जाती है, क्योंकि घास को चाहिए बहुत कम पानी। तो जहां पे कम पानी होगा तो वहां पे कम पानी की खपत करने वाले पौधे आ जाएंगे, मतलब घास फूस आ जाएगी। तो आपने सुना होगा स्टेपीज तो कितना फेमस है सर, यहाँ से पूरा रूस बूस कहाँ तक, यूरोप तक फैला हुआ। क्लियर है कि नहीं? तो घास के मैदान है इस पूरे क्षेत्र में, कहीं ना कहीं ग्रासलैंड्स हैं बड़े बड़े, याद रखना। और यहीं पे कुछ हर्डर्स वगैरह बहुत सारी जातियां रहती हैं यहाँ पे, याद रखना। जैसे सुना होगा आपने, आर्यवी कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए। क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा शक पढ़ाऊंगा, वो भी कहां से आएंगे? मध्य एशिया से आएंगे। कुषाण पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो भी कहां से आएंगे? मध्य एशिया से आएंगे। यहीं से कौन आएंगे? हूण आएंगे। याद रखना, कौन आएंगे? हूण। और हूणों ने भारत पर आक्रमण करने की कई बार कोशिश की थी। वो कहां के थे? सेंट्रल एशिया की एक विदेशी जाति है हूण। याद रखना इस चीज को। पहली बार जो हूणों ने अटैक किया भारत पर, वो उनका एक नेता था खुशनवाज। खुशनवाज लिखना नहीं है बिल्कुल भी, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। खुशनवाज के नेतृत्व में हूणों ने जो है भारत पर अटैक किया। लेकिन इस समय भारत में जो है गुप्त साम्राज्य है। क्या है? गुप्ता साम्राज्य है। और गुप्ता साम्राज्य का राजा हुआ करता था स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। तो इन हूणों ने जब गुप्ता साम्राज्य पर आक्रमण किया, तो स्कंदगुप्त ने इन हूणों को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया। लेकिन जैसे ही स्कंदगुप्त की डेथ हुई, वैसे ही ये जो गुप्ता एम्पायर था, ये क्या होना शुरू हो गया था? वीक होना शुरू। तो हूणों को फिर से मौका मिल गया था भारत पर आक्रमण करने का। फिर से सारे हूण इकट्ठे हुए। इस बार इन हूणों को लीड कर रहा था कौन? तोरमान। कौन लीड कर रहा था? तोरमान। और तोरमान ने ना सिर्फ भारत पर आक्रमण किया, बल्कि भारत को सफलतापूर्वक क्या कर लिया? जीत लिया। तो क्वेश्चन पूछते भी हैं कि भैया भारत को सफलतापूर्वक जीतने वाला प्रथम हूण शासक कौन था? तो तोरमान था। याद रख, पहला आक्रांता, पहला हूण आक्रांता कौन है? पहला हूण इन्वेडर कौन है?
खुशनवाज, लेकिन वो असफल था। तो पहला सफल हूण आक्रमणकारी कौन हो जाता है? तोरमाण। लिखा नहीं है, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मैं फिर बता रहा हूं, यहां पे कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूं। गुप्त राजा कमजोर हो गए हैं, तुम्हारे हूण जो है ऐसे एंट्री करते हैं, गंगा वैली पूरा मगध साम्राज्य तक जाते हैं, यहाँ पे गुप्तों को खत्म करते हैं, फिर इस तरीके से आएंगे, मालवा में उतरेंगे, और पूर्वी मालवा कौन सा वाला एरिया, सागर वगैरह ये वाला पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र जीतते हुए किधर बढ़ेंगे? पश्चिमी मालवा की तरफ बढ़ेंगे, मंदसौर की तरफ। लेकिन तभी यहाँ पे कौन मिल जाएगा इसको? प्रकाश धर्मा। इस तोरमाण को कौन मिल गया? प्रकाश धर्मा। बोला कौन? बोला तोरमाण। बोला कौन तोरमाण? बोला वो तोरमाण जिसने गुप्तों की जो है लंका लगा रखी है और तुम्हारा पूर्वी मालवा जीतते हुए तुम्हारे यहाँ पे आ गया। बोला फिर आओ। यही तोरमाण और प्रकाश धर्मा, औलिकर राजा प्रकाश धर्मा के बीच युद्ध होगा, जिसमें प्रकाश धर्मा किसको हरा देगा? तोरमाण। ये कितनी बड़ी बात है। तोरमाण को इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत शक्तिशाली राजा की तरह मानते, क्योंकि ये पहला सफल हूण आक्रमणकारी है जिसने पूरी गंगा घाटी उत्तर पश्चिम से जीतता हुआ, गंगा घाटी जीतता हुआ मगध तक गया, फिर मगध से उतरा सर नीचे बुंदेलखंड होते हुए मालवा में, और मालवा से होता हुआ ये पूरी मालवा में आया। पहले कहां पे? एरण वगैरह। यहीं पे देखो मैं कनेक्ट कराता हूं, यही पूर्वी मालवा एरण यानी कि सागर वाले एरिया में एक गुप्त राजा है छोटा सा, जिसका नाम है भानुगुप्त। तो भानुगुप्त की तोरमाण से क्या होगी? लड़ाई होगी। तो भानुगुप्त का सेनापति होगा गोपराज, वो तोरमाण से लड़ते हुए क्या हो जाएगा? मारा जाएगा, और उसकी पत्नी उसके साथ क्या हो जाएगी? सती हो जाएगी। और इस बात को भानुगुप्त एरण अभिलेख में लिखवा देगा कि मेरे सेनापति गोपराज जो है हूणों से लड़ते हुए मारा गया और उसकी पत्नी क्या हो गई? सती हो। और यही सती प्रथा का पहला क्या बन जाएगा? अभिलेखीय साक्ष्य, फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती प्रैक्टिस। तो क्या है? एरन इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त। तो ये जो भानुगुप्त का सेनापति गोपराज मरा, वो उसकी वाइफ उसके साथ सती हुई, ये किससे लड़ते हुए मरा था? तोरमाण से। फिर तोरमाण जो है, आप देखो ना इस तरीके से, अब एमपी का और देख लो एक बार, ये देखो, अब यहां से आप समझोगे अच्छे से। ये आदमी यहां से एंट्री किया, ये पूरा क्षेत्र जीतता हुआ पटना बिहार मगध तक गया कि नहीं भैया? फिर ये यहां से लौटेगा सर, बुंदेलखंड करते हुए एंट्री करेगा, मालवा वाले एरिया में, सागर वाले एरिया में आएगा यहां पे, और फिर ये आगे बढ़ता हुआ कहां जाएगा? पश्चिमी मालवा। यहां पे कौन मिल जाएगा? प्रकाश। और यहां पर प्रकाश धर्मा से युद्ध होगा, तो प्रकाश धर्मा इसको हरा देगा। तो आप सोचो कितना महत्वपूर्ण राजा है, और इसको कभी हिस्ट्री में जगह नहीं मिली। तोरमाण तो हमें ऐसे पढ़ाया गया भाई साहब, पता नहीं इसने क्या कर दिया। फिर इस तोरमाण को मध्य प्रदेश के एक राजा ने हराया है, लेकिन उसका हमें इतिहास में जिक्र तक नहीं मिलता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कविताओं में लिखा हो, चारण भाटों ने लिख दिया हो, अतिशयोक्ति हो, नहीं, प्रॉपर उसका क्या मिलता है? अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। मध्य प्रदेश के साथ पता है ना, बड़ा मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, जितना एमपी को हमारे को नजरअंदाज किया गया ना हिस्ट्री में, शायद ही किसी को नजरअंदाज किया हो। महान गुप्त राजाओं की दूसरी राजधानी क्या थी हमारी? उज्जैनी। महान फुंगों की दूसरी राजधानी क्या थी? विदिशा। अशोक गवर्नर कहां का रहा? महान समुद्रगुप्त का जो वो अपने वेकेशंस के लिए आता था, कहां आता था? एरण। स्वभोग नगर एरण है उसका। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश को जो है इतिहास में, उसका कारण है कि हमारी पॉलिटिक्स थोड़ी क्या रही? कमजोर रही एमपी। तो एमपी में एमपी के नेता ऐसे नहीं थे, एमपी के लोग ऐसे नहीं थे जो एमपी को जो है जिस समय हिस्ट्री राइटिंग हो रही थी उसमें दर्ज करवा पाते। वरना आप सोचो तोरमाण जैसे राजा को कौन हरा रहा है? बोलो, प्रकाश धर्मा। और इस तोरमाण का एक और बेटा है, सुन लो, मिहिरकुल। वो भारत में सबसे शक्तिशाली हूण राजा है जिसने पूरी नॉर्थ इंडिया को जीत लिया था, पूरे नॉर्थ इंडिया। लेकिन वो जब पश्चिमी मध्य प्रदेश में आया, मालवा में आया, फिर मंदसौर में, तो उसे पीट दिया यशोधर्मा ने। वो मिहिरकुल जिसका इतना टेरर है भाई साहब, कि जैन ग्रंथ कुवैमाला उसको लिखती है कि मिहिरकुल वाज द कर्स ऑफ गॉड। ये कौन है बताओ? ईश्वर का अभिशाप है। इतना खतरनाक व्यक्ति। और उस मिहिरकुल को हमने मारा सर, तोरमाण को हमने मारा सर, लेकिन इन राजाओं को हिस्ट्री में कोई जगह नहीं मिली। लेकिन सब अच्छा होगा, देखना सर, बनेगी बात सर, मैं पढ़ाऊंगा सर आपको, लिखो इसी बात पे, है ना। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, यहां पे देखो सर, कहां है तुम्हारा प्रकाश धर्मा? कहां है ये प्रकाश धर्मा? तो प्रकाश धर्मा का एक अभिलेख है, कौन सा? रिश्तल अभिलेख। उससे हमें जानकारी मिला है कि इसने हूण रूलर तोरमान को क्या किया था? पराजित।
तुम जो लोग पहली बार तोरमाण को सुन रहे होंगे वो उसका महत्व नहीं समझ सकते, लेकिन जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि तोरमाण बहुत शक्तिशाली राजा है। सोचो, पहला हुण राजा है जिसने सफलतापूर्वक भारत को जीता, जिसने गुप्त साम्राज्य को पराजित किया, तो कितना शक्तिशाली होगा अंदाजा लगा। और उसे कौन हरा दे रहा है? तुम्हारा प्रकाश धर्मा हरा रहा है। ऐसी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है बताओ जरा मुझे, बोलो। रिस्टल अभिलेख है जो कहां मिलेगा? मंदसौर। आगामी क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट यही क्वेश्चन बनेगा एमपीपीएस। हाँ क्या कह रहे हो? इसका हाँ राइटर नहीं मिलता। जो भी राइटर मिलेगा तो उस अभिलेख में वर्णित होता है। जब प्रयाग प्रशस्ति पढ़ोगे तो लिखा है नीचे हरिशेन, ऐसे इसमें नहीं मिला है। ठीक है, चलो। प्रकाश धर्मा के दो काम और इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। इसने रिस्टल में ही, रिस्टल मतलब मंदसौर, रिस्टल में ही जो है इसने दो चीजें बनवाई हैं, याद रखना। रिस्टल में एक तो इसने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम है प्रकाशेश्वर शिव मंदिर। क्या बोलते हैं इसको बताओ जरा मुझे? प्रकाशेश्वर शिव टेम्पल, लिख लेना। तो प्रकाशेश्वर शिव टेम्पल मिलेगा प्रकाश धर्मा का, जो इसने कहां पे बनवाया है? रिस्टल में बनवाया, मंदसौर में। और दूसरा इसने विभीषण तड़ाग, क्या बनवाया है बताओ जरा मुझे? विभीषण तड़ाग। तड़ाग बोलते हैं तालाब को। किसको बोलते हैं? तालाब। जो पौंड होता है ना, तालाब, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? तड़ाग बोलते हैं। तालाब को क्या बोलते हैं? तड़ाग। मतलब विभीषण नाम का एक तालाब बनवाया था इसने, लिख लेना। तो विभीषण तड़ाग। इतना कम से कम प्रकाश धर्मा में याद करके रखो कि एक तो भैया इसका रिस्टल अभिलेख हमें जानकारी दे रहा है कि इसने हूण राजा तोरमाण को हरा दिया था, और दूसरा दिमाग में याद रखना, इसने रिस्टल मंदसौर में प्रकाशेश्वर शिव मंदिर बनवाया है, साथ ही में इसने विभीषण तड़ाग की क्या करी है? निर्माण करवाया। विभीषण तड़ाग मतलब विभीषण तालाब है, याद रखना, इसका निर्माण करवाया। लिख लो सर, कर पाओगे? यहां तक कोई दिक्कत हो पाएगा? चलो अगला राजा लिखो सर, यशोधर्मा, या इसी का नाम क्या है? विष्णुवर्धन। क्या नाम है इसका बताओ? विष्णुवर्धन। लिख लो, यशोधर्मन या फिर विष्णुवर्धन, याद रखना। इसको समझिएगा फिर थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो लिखो, औलिकरों का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ औलिकर डायनेस्टी। औलिकरों का जो सबसे पावरफुल रूलर है वो कौन है? यशोधर्मा है। पहला पॉइंट याद रखना। मतलब औलिकर डायनेस्टी जो अपने, औलिकर एम्पायर जो अपने पीक पर पहुंचेगा वो किसके टाइम पर पहुंचेगा? यशोधर्मा, या इसी को क्या बोलते हैं? विष्णुवर्धन, याद रखना। क्लियर है कि नहीं? इसका भी एक अभिलेख मिलता है, और यही अभिलेख एमपीपीएससी ने पूछा था। इस अभिलेख का नाम है सोंदणी। क्या नाम है बताओ जरा मुझे? सोंदणी इंस्क्रिप्शन। और ये जो सोंदणी इंस्क्रिप्शन है, ये सोंदणी जगह है, और ये जगह भी कहां पड़ेगी? मंदसौर में पड़ेगी। तुम्हारे साथ अच्छी बात यह है कि तुम्हें एक चीज सब में कॉमन मिलेगी कि ज्यादातर अभिलेख कहां से मिले हैं? मंदसौर। सिर्फ एक अभिलेख है औलिकरों का, कौन सा? गंगाधार, जो राजस्थान झालावाड़ से मिल रहा है। बाकी सारे अभिलेख कहां से मिले हैं? मंदसौर। चाहे सोंदणी हो, चाहे रिस्टल हो, चाहे बिहार कोटरा हो, सारे अभिलेख कहां से मिले? चाहे मंदसौर या दसपुर अभिलेख हो, सारे कहां से मिल रहे हैं? मंदसौर। क्लियर है कि नहीं? तो सोंदणी अभिलेख मिलता है यशोधर्मा का, और ये इंस्क्रिप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, पहले तो इस अभिलेख का जो लेखक, जो राइटर है, वो है वासुल। क्या नाम है इसका बताओ जरा मुझे? वासुल। यही क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा था प्रीलिम्स में कि सोंदणी अभिलेख का राइटर कौन है, तो बताओ वासुल। क्लियर है कि नहीं? पहला पॉइंट तो इसका राइटर कौन है? वासुल। चलो बताओ, दसपुर अभिलेख का राइटर कौन था? वत्स भट्टी। इसका राइटर कौन है? वासुल। आइडिया लगेगा? अच्छी बात है। देखो, इसी सोंदणी अभिलेख की, ये जो सोंदणी अभिलेख है, इसी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि यशोधर्मा ने, ये जो यशोधर्मा है, इसका
और एक हूण राजा है जिसका नाम है मिहिर कुल हूण। क्या नाम है बताओ जरा मुझे? मिहिर कुल हूण। इनके बीच में युद्ध हुआ था। प्रकाश धर्मा के बाद इधर कौन आया? यशोधर्मा। और उधर तोरमाण का बेटा गद्दी पर बैठेगा कौन? मिहिर कुल। मिहिर कुल हूण भारत में हूणों का सबसे पावरफुल रूलर है। यशोधर्मा औलिकरों का सबसे पावरफुल रूलर है। याद रखना, दो शक्तिशाली लोग आपस में टकरा रहे हैं, याद रखना। औलिकरों का एक तरफ, औलिकरों का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा है कौन? यशोधर्मन। तो दूसरी तरफ जो है हूणों का शक्तिशाली राजा है जिसका नाम क्या है? मिहिर कुल हूण। ये हूण कहां से आए हैं? सेंट्रल एशिया से आए, याद रख। क्लियर है कि नहीं? और इन दोनों के बीच युद्ध होता है और तुम्हारा यशोधर्मन किसको हरा देता है? मिहिर कुल हूण को हरा देता है, याद रखना इस चीज को। और ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मिहिर कुल हूण ने लगभग पूरी नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर कर लिया था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे हरा पाया हो मिहिर कुल हूण को। गुप्त से टैक्स देते थे, लेकिन यहां पे किसने मारा बताओ जरा मुझे? यशोधर्मन ने। तो ये मिहिर कुल ने क्या गुप्तों को अपने अधीन कर लिया था। तो यहां पे यशोधर्मन से पिटा मिहिर कुल और गुप्तों के पास पहुंचा, पैसा दो, हमारी इस बार पिटाई लग गई। तो गुप्तों ने पिट गए तो हम भी पीट देते हैं। तो एक लास्ट में गुप्तों का एक लास्ट राजा आएगा, नरसिंह बलादित्य। बोला कि जब तुम पिट रहे हो तो हम भी पीट देते हैं। फिर नरसिंह बलादित्य ने मिहिर कुल को पीटा। मतलब उधर बिहार पाटलिपुत्र में कौन पीट रहा है इसको? नरसिंह बलादित्य। और यहाँ मंदसौर में कौन पीट रहा है? यशोधर्मन। मिहिर कुल के पास कोई जगह नहीं बचती, वापस लौट के भागता है। कहाँ चला जाता है? नॉर्थ वेस्ट। मध्य एशिया नहीं आता है, नॉर्थ वेस्ट। पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, इस पूरे एरिया पे रूल करेगा, बताऊंगा मैं आगे चल। लेकिन चूंकि इंडिया में स्टार्टिंग में उसने इतने सारे युद्ध किए और सब में जीता, इसलिए हूणों का सबसे शक्तिशाली राजा माना गया। एमपी में मिहिर कुल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका चतुर्भुज इंस्क्रिप्शन मिलता है ग्वालियर से, याद रखना। क्लियर है कि नहीं? और इसलिए महत्वपूर्ण है, फरीब एमपी में बड़ा जुड़ा रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो उस मिहिर कुल हूण को पहले किसने हराया था? यशोधर्मन ने। फिर जब हूण कमजोर हो गए तो फिर गुप्तों ने भी हरा दिया और इस वजह से हूणों को फिर भारत से बाहर जाना पड़ा। खैर अभी बस इतना याद रखो कि सोंदनी अभिलेख हमें बताता है कि यशोधर्मन और मिहिर कुल हूण के बीच एक युद्ध हुआ है और ये युद्ध में यशोधर्मन ने किसको हरा दिया? मिहिर कुल हूण को हरा दिया। यहां तक पर किसी को कोई दिक्कत? कर पाओगे सर? अच्छी बात है, ध्यान से सुनो। इसी सोंदनी अभिलेख से हमें आइडिया लगता है कि यशोधर्मा का साम्राज्य कहां तक फैला हुआ, याद रखना। तो इसका जो टेरिटरी है उसका भी एक डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें सोंदनी अभिलेख से, याद रखना कि इसका क्षेत्र विस्तार कहां कहां तक था। इसका टेरिटोरियल जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें इसके अभिलेख सोंदनी से मिलता है। यह बताता है कि इसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय कहां छूता है भैया बताओ जरा मुझे? हिमालय। दक्षिण में यह बताता है कि भैया दक्षिण में हमारा साम्राज्य जो है महेंद्रगिरी पर्वत तक। कहां तक बोलो? महेंद्रगिरी तक। पश्चिम में यह बताता है कि हमारा साम्राज्य जो है वो अरेबियन सी। कहां तक बोलो? अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर तक। और यह पूर्व में बताता है कि इसका साम्राज्य जो है क्या बोलते हैं इसको? तीस्ता नहीं, लोहित। कौन सा रिवर बताता है? लोहित। लेकिन यहां पे लोहित रिवर किसको बोल रहे हैं? ब्रह्मपुत्र को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। नाम सुना होगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी, ये इतना बड़ा साम्राज्य। मैं थोड़ा सा इंडियन मैप में दिखाता हूं आपको। देखो ये कितना बड़ा साम्राज्य क्लेम कर रहा है, एक बार ये थोड़ा सा आप देख लो। ये आदमी क्या बोल रहा है कि भैया हम नॉर्थ में कहां तक हैं बताओ जरा मुझे? ये तुम्हारा हिमालय, ये वाला एरिया, ये पूरा हिमालय वाला। बोला नॉर्थ में हम यहां तक फैले। साउथ में अगर आओगे तो आप इस वाले क्षेत्र में, कहां पे? आंध्रा वाले एरिया में। यहां महेंद्रगिरी पर्वत कहीं मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये पूरा क्षेत्र सर ये इसके कब्जे में है। पश्चिम में कहां तक बता रहा है? अरेबियन सी तक, यहां तक बता रहा है। और पूर्व में कहां? ऐसे चले जाओ कहां तक? असम। यहां पे मिलेगी तुम्हें कौन सी? लोहित ब्रह्मपुत्र। मतलब इतने बड़े राज्य पर यह क्या करता है बताओ जरा मुझे? शासन करता है ये आदमी, ये इतने बड़े राज्य पर। अरे भाई गुप्तों ने इतने बड़े राज्य पर शासन नहीं किया, गुप्तों की भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था, याद रख। और इसीलिए बड़े गर्व से सोंदनी अभिलेख में कहता है कि जिन क्षेत्रों में गुप्त राजाओं की भी नहीं चलती थी उन क्षेत्रों के राजा मेरे आदेश का क्या करते हैं? पालन करते हैं। मतलब वो
बता रहा है बड़े गर्व से कि भैया जिन क्षेत्रों में जो है गुप्तों की नहीं चलती थी ना, वो लोग भी हमारे आगे पीछे घूमते थे। मतलब एक तरीके से ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मैंने जो है गुप्तों से भी शक्तिशाली राज्य की क्या करी है, स्थापना। समझ पा रहे हो कि ये स्टेटमेंट है इसका, इस पे लिखता है ये कि जिन क्षेत्रों में गुप्तों के आदेशों को नहीं माना जाता था, उन क्षेत्रों में मेरे आदेशों को सिरोधार्य मतलब होता है सिर पर रखना, यानी कि स्वीकार करना। बोलते हैं ना तुम्हारा आदेश सर आंखों पे, उस टाइप से। क्लियर है कि नहीं? मतलब एक तरीके से ये बता रहा है कि जिन क्षेत्रों में गुप्त राजाओं की बात नहीं मानी जाती थी, उन क्षेत्रों के लोग भी हमें टैक्स देते थे, हमारी बात मानते। इसने अपना साम्राज्य कहां से कहां तक बताया? उत्तर में कहां तक था बताओ जरा मुझे, बोलो। हिमालयन। वो बोलता है वो हिमालय की पयो नदी, यानी कि हिमालय के दक्षिण में पैरों, जो हिमालय का पैर होता है ना, तलहटी वाला एरिया, वो बताता। दक्षिण में कहां तक? महेंद्रगिरी पर्वत। क्लियर है कि नहीं? दक्षिण में महेंद्रगिरी पर्वत है, इसके पश्चिम में अरब सागर, बिल्कुल गुजरात। और पूर्व में तो कहां तक? असम तक भैया। असम में लोहित नदी अपनी, ये बताता है अभिलेख में, लोहित नदी। हालांकि ये किस नदी को बोल रहे हैं? ब्रह्मपुत्र को। हाँ, लोहित एक ट्रिब्यूटरी भी है, इसलिए मैं बार बार तुमको बोल रहा हूं, ब्रह्मपुत्र का तीस्ता, लोहित, ये सब क्या है? ट्रिब्यूटरी भी। क्लियर है कि नहीं? तो इतने बड़े, तो इसका साम्राज्य विस्तार थोड़ा याद रखना। हिमालय, नीचे महेंद्रगिरी, इधर लोहित, और इधर अरेबियन सी, अरब सागर, याद रख। इतने बड़े साम्राज्य पर इसने क्या किया है? रूल किया। इसका अभिलेख कौन सा था? सोंदनी। इस अभिलेख का राइटर कौन है? बासु। कर पाओगे सर? इसके आखिरी राजा बताओ जिनके सिर्फ नाम लिखने, देखो एक बार। एक तो शायद कुमार वर्मा है, नोट्स नहीं मिले हैं तो, हाँ बोलो। मैं अभी 1 मिनट बता रहा हूं। इसमें आखिरी राजा लिखो कुमार वर्मा, बस। इस वंश का अंतिम राजा कौन है? कुमार वर्मा है, लिख लेना एक बार। अंतिम शासक है, लास्ट रूलर कौन है? कुमार वर्मा। इसे खत्म कर दो बस। क्लियर है कि नहीं? तो ये तुम्हारा ओलिका डायनेस्टी क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब बोलो क्या बोल रहे थे, लक्ष्य बोलो। हाँ, गुप्ता फिर इनकी, अरे फिर तो गुप्ता डिक्लाइन ही कर गए थे ना। गुप्ता जब अपने पीक पर थे तो ये किसके सामंत थे? गुप्तों के। फिर तो स्कंद गुप्त के बाद तो गुप्तों का पतन माना जाता है। स्कंद गुप्त लास्ट पावरफुल रूलर है गुप्ताओं का। अभी इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तब आपको आइडिया लगे। स्कंद गुप्त के बाद तो गुप्ता रूल कमजोरी हो जाते हैं, तो सामंत वाली तो बात ही नहीं है, उनका अस्तित्व ही क्या होने लगता है? समाप्त होने लगता है। चलो हिलो मत, अभी 5 मिनट में रिवीजन करा रहा हूं, पहले देखो क्योंकि बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो बताओ टाइमलाइन क्या थी? 400 ईस्वी से लेके, यानी कि 14वीं शताब्दी ईस्वी से लेके जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी तक जो है ये लोग रूल करेंगे। इनका क्षेत्र क्या है? वेस्टर्न मालवा। कैपिटल क्या थी इनकी? दसपुर। दसपुर या दासपुरा, ये कहां पड़ेगा? मंदसौर। इसके बाद क्या देखा था? सामंत किनके हैं? गुप्त राजाओं के सामंत हैं। और इस डायनेस्टी के कुछ राजा भी बताए थे मैंने आपको। जय वर्मा था, सिंह वर्मा था, नर वर्मा था, नर वर्मा के बाद विश्व वर्मा था, बंधु वर्मा था, बंधु वर्मा के बाद प्रकाश धर्मा था, यशो धर्मा था, और लास्ट राजा जो है कुमार वर्मा माना जाता है, याद रखना, अंतिम शासक। फिर हमने इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखा, तो नर वर्मा का बिहार कोटरा इंस्क्रिप्शन मंदसौर, विश्व वर्मा का गंगाधार इंस्क्रिप्शन राजस्थान, बंधु वर्मा का मंदसौर इंस्क्रिप्शन मंदसौर या दसपुर इंस्क्रिप्शन मंदसौर, इसके अलावा प्रकाश धर्मा का रिस्टल इंस्क्रिप्शन मंदसौर, और यशो धर्मा का सोंदनी इंस्क्रिप्शन मंदसौर। ये इनके क्या थे? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे, याद रखना। बिहार कोटरा, इसके बाद गंगाधार, दसपुर, रिस्टल और सोंदनी, ये क्या है इनके बताओ? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर आपने देखा कि इस डायनेस्टी का पहला राजा कौन है? जय वर्मा। जय वर्मा फर्स्ट नोन रूलर ऑफ ओलिकार डायनेस्टी, ओलिकार वंश का प्रथम ज्ञात शासक। पहली चीज देखी। जय वर्मा के बाद आया सिंह वर्मा। सिंह वर्मा समुद्रगुप्त के कंटेम्पररी है, समुद्रगुप्त के समकालीन है। जिस समय गुप्ताओं में समुद्रगुप्त है उस समय ओलिकरों में सिंह वर्मा है। और सिंह वर्मा को नर वर्मा के बिहार कोटरा अभिलेख में क्षितिशा, क्या बोल रहे हैं? क्षितिशा।
यानी कि राज। सिंही वर्मा के बाद अगला कौन आया? नर वर्मा। इसका अभिलेख है बिहार कोटरा अभिलेख, याद रखना पहली चीज। दूसरा, दसपुर में मंदसौर में औलिकर वंश का क्या है? संस्थापक। नर वर्मा के बाद अगला राजा आया विश्ववर्मा। इसका अभिलेख है गंगाधर अभिलेख। गंगाधर अभिलेख से हमें जानकारी मिल रही है, राजस्थान में गंगाधर अभिलेख से हमें जानकारी मिल रही है कि इसके मंत्री मयूरक्षक ने सप्त मातृका विष्णु टेंपल का निर्माण करवाया और ये इसने महाराजाधिराज का टाइटल होल्ड किया, मतलब ये कोई इंडिपेंडेंट रूलर था, स्वतंत्र राजा। विश्ववर्मा के बाद अगला राजा आया बंधु वर्मा। बंधु वर्मा का एक अभिलेख है क्या? मंदसौर या दसपुर अभिलेख, जिसका राइटर कौन है? वत्स भट्टी है। इस अभिलेख से जानकारी मिलता है कि बंधु वर्मा कुमार गुप्त प्रथम का क्या था? फीडटरी था, सामंत था। साथ ही में पता चलता है कि यहां पे लाट प्रदेश से एक रेशम बुनकरों की श्रेणी मंदसौर में आई और उसने यहां पे एक सूर्य मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और क्या बोलते हैं इसको? एडवर्टीजमेंट का एविडेंस वगैरह मिलता है ये दिमाग। बंधु वर्मा के बाद अगला राजा आया प्रकाश धर्म। इसका अभिलेख है रिफ्तल अभिलेख मंदसौर। रिफ्तल अभिलेख में हमें जानकारी मिला कि इसने हूण राजा तोरमाड़ को हराया है। साथ ही में रिफ्तल मंदसौर में प्रकाशेश्वर शिव मंदिर और मंदसौर में जो है विभीषण तड़ाग, विभीषण तालाब की क्या करवाया? निर्माण। प्रकाश धर्मा के बाद अगले राजा है यशोधर्मा, या इन्हीं का नाम था विष्णुवर्धन। ये औलिकार डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर है। याद रखो, सबसे ज्यादा औलिकर साम्राज्य का विस्तार अगर किसी के टाइम पर हुआ तो यशोधर्मा या फिर विष्णुधर्मा। इंपोर्टेंट क्यों है सर? इसका एक अभिलेख है सूंदड़ी अभिलेख, जो मंदसौर से मिला है। मंदसौर में सूंदड़ी नामक जगह से मिला। इस अभिलेख का राइटर है बासुल। इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि उसने हूण रूलर मिहिर कुल हूण को क्या किया? हराया, पराजित किया। साथ ही में हमें इस अभिलेख में जानकारी मिलती है कि इसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय, दक्षिण में महेंद्रगिरी, पश्चिम में अरब सागर, तो पूर्व में लोहित मतलब ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला। इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि जिन क्षेत्रों में गुप्तों के आदेश नहीं माने जाते थे, उन क्षेत्रों में भी मेरे आदेशों को सिरोधार यानी कि उन्हें माना जाता था। याद रखो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद लास्ट जो रूलर इस डायनेस्टी का वो कौन है? कुमार वर्मा है। ये औलिकार समाप्त हो गए। कितने लोगों को औलिकार याद हो गया? अभी जो क्लास में बता सकते हैं कि सर हमसे पूछ लो। अब तुरंत दो चार हाथ तो ऐसे एकदम ही गिर जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? अच्छी बात है। जिनको याद नहीं है तो देखो, हमने पहली डायनेस्टी पढ़ ली है गर्दभिल, दूसरा नाग, परिव्राजक, उच्चकल्प और आज क्या हो गया? औलिकार। तो जो 5 स्टार्टिंग की डायनेस्टी थी वो हम क्या कर चुके हैं? समाप्त। अब हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार। किनको पढ़ेंगे? गुर्जर। मैं अभी लेकिन गुर्जर प्रतिहार तुमको नहीं पढ़ाऊंगा। पूछो क्यों? इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं होगा तुम्हारा। क्योंकि गुर्जर प्रतिहार भले ही एमपी में ऑरिजिनेट हुए, लेकिन बहुत जल्दी वो एक राष्ट्रीय राजवंश के रूप में स्थापित हो गए। उनकी लड़ाई पालों से, राष्ट्रकूटों से हो रही है। तो जब तक तुम्हें पाल राष्ट्रकूट समझ में नहीं आएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश समझ में नहीं है। मैं बार बार बोलूंगा, पाल राष्ट्र शासक धर्मपाल से, विजयपाल से, महिपाल से लड़ रहा है, तुम्हें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, रटने वाला हो जाएगा बिल्कुल। तो पहले हम राजपूत एरा पढ़ेंगे एंशिएंट की तुरंत खत्म करने के बाद, तो उसमें पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट पढ़ लेंगे, इनका ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ लेंगे। फिर तुम्हें गुर्जर प्रतिहार मध्य प्रदेश का बहुत, हालांकि वो हम इंडियन हिस्ट्री में ही पढ़ लेंगे, तो अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो कल हमारा जो नया डायनेस्टी होगा वो है चंदेल। कौन सा पढ़ेंगे हम? चंदेल राजवंश। क्लियर है कि नहीं? और अब बड़े बड़े राजवंश आना क्या होंगे? स्टार्ट होंगे, जिन्हें कम से कम 2-3 ऐसे दिन लगेंगे। क्लियर है? चलो, थैंक यू।